हेलो, हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक चल रहा था। इसमें चैप्टर 5th ए तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 5th बी। चैप्टर 5th भी रेंट अथॉरिटी की बात करता है। इसमें 3 चीजें हैं: रिविजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रेंट अथॉरिटी के पास कब रेंट डिपॉजिट होगा। सेक्शन 22D से 22G तक है, तो सेक्शन 22D पे आ जाइए। सेक्शन 22D बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ कंडीशंस है उनके अंदर रिवीजन ऑफ रेंट की बात कर रहा है। देखो, रिवीजन ऑफ रेंट हमने सेक्शन 6 और 7 में भी करा था, वो अलग है। यहाँ पर कुछ अलग कंडीशंस है। तो आ जाइए सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ टीनेंसी, मतलब एक बार टीनेंसी स्टार्ट हो गई और टीनेंट प्रीमाइसिस में रह रहा है, उसके बाद में लैंडलॉर्ड ने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, एडिशन करवाए या कुछ स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन करवाया उसकी प्रीमाइसिस में, तो वो उन चीजों के लिए रेंट को इंक्रीज कर सकता है, रेंट को बढ़ा सकता है। और कितना बढ़ाएगा रेंट? जितना टीनेंट और लैंडलॉर्ड ने दोनों तैयार हुए थे वो इम्प्रूवमेंट करवाने से पहले, मतलब वो इम्प्रूवमेंट करवाने से पहले उनमें अग्रीमेंट हो गया था कि हाँ ठीक है, इतना रेंट मैं इस चीज का बढ़ाऊंगा, तो उतना रेंट वो बढ़ा देगा। पर इसके अंदर नेसेसरी रिपेयरिंग्स नहीं आएंगी, मतलब जो नेसेसरी रिपेयरिंग होती है वो तो जेन्युइन सी बात है, वो तो नॉर्मल एग्रीमेंट में ही इंक्लूड हो जाती है कि इतनी तो आपको करवानी पड़ती है। वो नहीं, ये कुछ अलग है, एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हो गई है उसमें, उनका वो रेंट इंक्रीज कर सकता है। और कब से पे करना पड़ेगा ये रेंट? जब वो काम पूरा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो गया है, उसके 1 महीने बाद से वो रेंट पे करना पड़ेगा टीनेंट को। अब सबसेक्शन 2 पे आ जाइए। सबसेक्शन 2 एक्चुअल में जस्ट अपोजिट है सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 में क्या हो रहा था? रेंट इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेंट डिक्रीज होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो प्रीमाइसिस में कोई कमी आ जाती है, कोई डेटेरियोरेशन हो जाता है, कोई डिमिनिशन हो जाता है, कोई कमी हो गई किसी भी रीजन से, तो टीनेंट उस केस में क्या कर सकता है? लैंडलॉर्ड से क्लेम कर सकता है कि आप इस चीज का रेंट कम कर दो। तो उस केस में लैंडलॉर्ड को वो रेंट कम, उससे जितना भी उसको कमी आई है उस प्रीमाइसिस में, उसके हिसाब से रेंट कम करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 आइए। सबसेक्शन 3 कुछ नहीं, यही बोलता है कि जब कुछ कमी आ गई कोई, तो और जब टीनेंट ने बोला कि आप इस चीज का रेंट कम कर दो, तो लैंडलॉर्ड के पास 2 ऑप्शन होंगे। क्या क्या? या तो वो रेंट को कम कर दे, या फिर वो जो कमी आई है उसको वैसा का वैसा रिस्टोर कर दे, प्रीमाइसिस को वैसा का वैसा कर दे जैसा एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ टीनेंसी था, वो टीनेंसी की स्टार्टिंग में था। सबसेक्शन 4 आ जाइए। सबसेक्शन 4 कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है कि टीनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों तैयार ही नहीं हो रहे, उनमें कुछ पता ही नहीं कि किसको कम करना है, ज्यादा करना है रेंट, वो दोनों डिस्प्यूट हो गया उनमें। तो वो इस केस में क्या करेंगे? रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, और रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? या एक एमिकेबल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी पहले तो, मतलब उनमें एक सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी कि हो जाए तो, पॉसिबल हो तो। और अगर इन केस नहीं होता है तो दोनों पार्टीज को सुनेगी और फिर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी। ये हो गया सेक्शन 22D। तो इसमें क्या क्या है? रेंट कम हो रहा है, रेंट कब ज्यादा होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रेंट अथॉरिटी सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी, नहीं तो ऑर्डर पास कर देगी। अब आइए सबसेक्शन ई। सबसेक्शन ई कुछ नहीं, सेक्शन 22D से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है कि रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज रेंट इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ जो सर्कमस्टांसेस आए हैं 22D के, ठीक है, रेंट कम करना है, ज्यादा करना है, डिस्प्यूट हो रहा है, उस केस में जो डिस्प्यूट अब आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है रेंट अथॉरिटी के पास, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? रेंट फिक्स करेगी, रिवाइज कर देगी रेंट को, और रेंट फिक्स कर देगी। साथ ही साथ में फिक्स करेगी कि अगर कोई अदर चार्जेज भी टीनेंट को पे करने पड़ेंगे तो वो भी फिक्स कर देगी कि हाँ ये चार्जेज भी आप पे करिए। और साथ साथ में एक डेट भी फिक्स कर देगी कि हाँ इस डेट से ये रेंट पेबल होगा, तो उस डेट से फिर रेंट टीनेंट को वो रेंट पे करना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 22E पे। अब सबसेक्शन 22F बात करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं, जैसे हम पीजी वगैरह में रहते हैं तो वो 1 महीने का किराया हमसे एडवांस में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि कोई हम जब खाली करके जाएं या कुछ भी हो कि मान लो कुछ भाग जाए कोई ऐसे बिना रेंट दिए, या फिर होता है ना कि जैसे कुछ तोड़फोड़ हो गई हो, तो उस ताकि वो एज ए सिक्योरिटी रख लेते हैं कि हाँ उस तोड़फोड़ का वो कमी करके, वो माइनस करके बाकी का लौटा दे, वही सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर है। तो सबसेक्शन 1 पे आइए, सेक्शन 22F के सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि लैंडलॉर्ड
लीगली हो लॉफुल होगा अगर वो 1 महीने तक का रेंट का सिक्योरिटी ले ले। मतलब सिक्योरिटी अमाउंट कितना होगा, जितना 1 महीने का रेंट होता है ना, जैसे किसी पीजी वगैरह का रेंट 5,000 6,000 जो भी है, तो वो उतना 1 महीने तक का, तो ये लॉफुल होगा लैंडलॉर्ड के लिए कि वो 1 महीने का वो एज ए सिक्योरिटी 1 महीने तक का रेंट एडवांस में रख ले, उतना अमाउंट वो एडवांस में रख ले। ये हो गया। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जब वो वैकेट करे, खाली करेगा, टेनेंट खाली कर देगा घर को, जो प्रीमाइसेस है उसको खाली कर देगा, तो वो जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो टेनेंट को 1 महीने के अंदर अंदर वापस लौटाना पड़ेगा वो। और साथ ही साथ में अगर मान लो कुछ कमी आई थी, कुछ उसने नुकसान कर दिया था, हाँ वो चीज़ें वो लैंडलॉर्ड उस चीज़ का माइनस कर देगा अमाउंट, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट उसका सिक्योरिटी अमाउंट बच रहा है वो 1 महीने के अंदर अंदर, उसके खाली करने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको लौटा देगा, रिफंड कर देगा। अब आइए सबसेक्शन 3। इसका सबसेक्शन 3 कुछ नहीं, यही बोलता है कि अब मान लो टेनेंट ने खाली तो कर दिया घर, 1 महीना भी हो गया, पर लैंडलॉर्ड उसका रिफंड ही नहीं कर रहा है सिक्योरिटी अमाउंट, तो उस केस में क्या करेगा वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, और रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी उसके रिफंड होने के। अब आइए सबसेक्शन 22G पे। 22G क्या बात करता है, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विथ रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस है, उस केस में रेंट अथॉरिटी के पास रेंट कब डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे 5 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 पे आइए। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि मान लो लैंडलॉर्ड है वो रेंट रिसीव ही नहीं कर रहा, उसने रेंट एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया है, या फिर जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा था उसमें देखो तरीके दे रखे थे। सेक्शन 5 में अब जब आप जाएंगे तो उसमें तरीके दे रखे हैं कि रेंट कैसे कैसे पे कर सकते हैं। तो कैसे कैसे पे कर सकते हैं, या तो आप कैश में जाके उसको बाय हैंड पे कर दो कैश के अंदर, या फिर आप उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, या आप उसको मनी ड्राफ्ट दे दो। ठीक है, तो ये सारे उसके तरीके हैं रेंट पे करने के। और जब पे कर देगा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसको रिसीट देगा रेंट की, भाई हाँ मेरे पास रेंट आ गया। तो ये यही बात कर रहा है कि वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया रेंट, या फिर जो सब सेक्शन 5 में जो तरीके दे रखे हैं उसके तरीके से उसने रेंट पे किया, उसने लिया नहीं वो रेंट, या फिर उसने रिसीट देने से मना कर दिया कि मैं तो रिसीट नहीं दूंगा। तो इन सारे केस में क्या करेगा टेनेंट, ये रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करा देगा टाइम टू टाइम। जैसे जिस महीने की डेट को वो लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट कराता था रेंट, वो उसी तरीके से उसी डेट को रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कराता रहेगा रेंट को। अब सबसेक्शन 2 पे आइए। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर जैसे सेक्शन 1 में तो ये आ गया कि रेंट ले नहीं रहा या रिसीट नहीं दे रहा, अब इसमें क्या हो रहा है कि टेनेंट को डाउट है, ये बोनाफाइड डाउट है, उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो लीगली एंटाइटल है कौन रेंट लेने का। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि कोई प्रीमाइसेस होता है, उसमें 2-3 लैंडलॉर्ड होते हैं, मतलब पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टीज होती है, या फिर मतलब नॉर्मल होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन कुछ बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें 2-3 पार्टनर मिलके खर्चा करके वो बनाते हैं। तो उस केस में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इनमें से किसको रेंट देना है, और एक को दे दो तो दूसरा बोलता है हमें पे करना, उसको क्यों पे किया। तो ऐसा जब डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर उसको बोनाफाइड, उसको पता ही बोनाफाइड मतलब उसका बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि टेनेंट अपने मन से ही कर रहा है परेशान करने के लिए, नहीं, उसके पास बोनाफाइड रीजन होना चाहिए कि हाँ उसको सच में नहीं पता कि किसको पे करना है और उसको डाउट है कि किसको देना है। तो उस केस में क्या करेगा, वो रेंट अथॉरिटी के पास वो रेंट डिपॉजिट करा देगा अपना जाके। अब आइए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कुछ नहीं, यही बोलता है कि जब रेंट अथॉरिटी के पास टेनेंट ने रेंट जमा करा रहा है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी रेंट अथॉरिटी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में अप्रोप्रिएट ऑर्डर फैक्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी। सबसेक्शन 4 पे आ जाइए। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा रेंट अथॉरिटी के पास में, वो एक सेपरेट अकाउंट में बना के वो रखेगी रेंट अथॉरिटी, मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बना देगी उसका, और उस अकाउंट में वो उस रेंट को रखेगी, और वो रेंट ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे कि वो रेंट वो लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है। मतलब कल को ऐसा नहीं कि मुझे तो रेंट नहीं दिया, नहीं, वो ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे लैंडलॉर्ड वो टेनेंट वो रेंट लैंडलॉर्ड को ही पे कर रहा है, अगर वो रेंट अथॉरिटी को वो डिपॉजिट करा रहा है तो। अब आइए सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 कुछ नहीं, ये बोलता है कि जैसे रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, रेंट देने पे जैसे टेनेंट रेंट पे करेगा, रेंट अथॉरिटी उसको एक रिसीट दे देगी उसकी रेंट की, और जो रेंट पे किया जाएगा वो सिर्फ रेंट उसका ही लायबल होगा कि हाँ इसने ये अमाउंट और डिपॉजिट कराया है,
पर कल को कुछ क्लेम होता है कि ये जैसे रेंट के बारे में कि इतना रेंट था या कुछ और भी, तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए वो कुछ भी नहीं होगा कि ऐसे जैसे कि ये ऐसे रेंट पे कर दिया, तो ऐसे नहीं कि हाँ इसकी टेनेंसी बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है, इसकी टेनेंसी बिल्कुल ये लीगली एक टेनेंट है, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होगा वो, ठीक है। ये होता है सबसेक्शन 5 बात करता है। तो ये हो गया सेक्शन 22G। इसमें क्या क्या है, कब कब डिपॉजिट कराएगा, जब, एक ब्रीफ में बता देती हूँ, लैंडलॉर्ड रेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, रिसीट देने से मना कर रहा है, ठीक है, या फिर टेनेंट को डाउट है कि इस एक्चुअल में लैंडलॉर्ड है कौन, कौन इंटाइटल है लीगली रेंट रिसीव करने का, तो इस केस में वो रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करा देगी, और रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, उसको एक पर्सनल अकाउंट बना के रखेगी उसका, उसमें वो उसको डिपॉजिट कराती रहे, उसमें उसको सेव कर देगी अमाउंट को, और जब उस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद में अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी, और जो लीगली इंटाइटल होगा उसको वो अमाउंट दे देगी फिर रेंट अथॉरिटी। ये हो गया सेक्शन 22G। तो ये हमारे चैप्टर 5B हो गया है रेंट अथॉरिटी के बारे में। रेंट अथॉरिटी पूरा कवर हो चुका है। ओके, थैंक यू।